नमस्कार, आदाब। गीतांजलि गीत जी के दावत पर आज मैं यहाँ रंगमंच पे आप सबों के सामने हाजिर हुआ हूँ। रंगमंच के इस खुले मंच पे आकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और इस जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में, यानी जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें हम कई लोगों से दूर हो गए, सोशली हम कट गए। लेकिन इन नुकसानात के साथ साथ एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये भी हुआ कि नेचर को बहुत फ़ायदा मिला। जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत साफ़ हुआ। और दूसरा जो थिएटर की दुनिया में जो फ़ायदा हुआ वो ये कि हम शायद कट भी गए थे अपने लोगों से, और कटने की वजह ही यही थी कि शायद हमारी बातचीत कम हो रही थी। बातचीत कम होने का एहसास यूँ हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारे जहन में हर वक्त ये रहता था कि भाई चलो आज नहीं तो कल उनसे मुलाकात हो जाएगी, तो हम उनसे बात कर लेंगे और उनके साथ हमारी जो भी आपस की गुफ्तगू होगी, हम लोग एक दूसरे के ख़यालात को शेयर करेंगे, वो हमारी बात होगी। लेकिन जब इस कोविड-19 में हम सब, आप और पूरी दुनिया जब फंस गई, जब उनको ये एहसास हुआ कि अरे वो किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वैसे में एक अल्टरनेट हमारे सामने इसी सोशल मीडिया का आया। और इसी सोशल मीडिया के ज़रिए लाइव या फिर दूसरे और तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। और मुझे ये कहने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ इस पूरे देश में अगर किसी ने थिएटर के मीडियम को लाइव मंच दिया है, जो बहुत ज़्यादा रेगुलर किसी ने काम किया है, तो वो नो डाउट गीतांजलि गीत हैं जो वो ये कर रही हैं। तो इस खुले मंच में हम अपने रंग सफ़र की बात करेंगे। अब इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, और मैं आप सबों को महसूस कर रहा हूँ। तो ये देखना, सुनना और महसूस करना क्या है? यही तो थिएटर है। ये देखने का अमल या सुनने का अमल कब से शुरू हुआ? जाहिर सी बात है कि इंसान ने जब पहली बार किसी इंसान को देखा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो कुछ महसूस किया होगा। एक इंसान ने दूसरे इंसान को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, फिर उसके मुंह से जो आवाज़ निकली, जो ध्वनि निकली, उसको सुना होगा इंसान ने, और वो ध्वनि शब्द में बदल गया, शब्द वाक्य में बदल गया। और ये देखना और सुनना इंसान का उसके मस्तिष्क में जमा होता चला गया। अब देखे हुए दृश्य और सुने हुए ध्वनि, इन दोनों को उसकी यादगार बनती चली गई और उसके दिमाग में एक दुनिया बनाती चली गई। अब वही इंसान उस दुनिया को जो उसने अपने जहन में बनाया था, वो दूसरे इंसान को दिखाना शुरू किया, जिसमें उसने अपने जज्बात का इस्तेमाल किया, अपने एहसासात का इस्तेमाल किया, और उसमें जो उसने महसूस किया अपने चारों तरफ के अतराफ से, अपने माहौल से, उस माहौल का जिक्र उसने अपने देखने और अपने सुनने के तजुर्बे में ढालकर लोगों को दिखाना और सुनाना शुरू कर दिया। तो यही है देखने और सुनने का अमल। अब ये देखने और सुनने का जो अमल है, सफ़र करता रहा है, लाखों साल, हज़ारों साल सफ़र करता करता कहाँ पहुँचा? जाहिर सी बात है कि यूनान पहुँचा, यानी ग्रीस पहुँचा। वहाँ जाकर इसकी शक्ल और तरक्की करती चली गई। इस शक्ल ने एक पूरे फ़न का मुज़ाहरा किया, यानी एक पूरे फ़न की शक्ल इख्तियार कर गया। देखना, सुनना और महसूस करना, दिखाना, सुनाना और महसूस करवाना, ये जो फ़न है में तब्दील होता चला गया, तरक्की करता करता, और वहाँ ये फ़न ड्रामा कहलाया। उस ड्रामे की दो किस्में वहाँ कहलाईं, ट्रेजेडी और कॉमेडी।
इसी तरह से देवी देवताओं की गोद से जब ये फन उतरकर सरजमीन हिंद पे पहुंचा तो यहाँ ये नाटक कहलाया, और यहाँ भी नाटक की दो किस्में कहलाई, एक नाटक, एक रूपक और दूसरा उपरूपक। यानी हमारे यहाँ हमारी सरजमीन पे नाटक की दो किस्में रहीं, रूपक और उपरूपक, और जो विदेश में यानी ग्रीस में उसकी शक्लें ट्रेजेडी और कॉमेडी की रहीं। ट्रेजेडी की फिर कई किस्में हुई, कॉमेडी की कई किस्में हुई, और उसके बाद यहाँ रूपक और उपरूपक की अलग अलग किस्में बनती चली गईं। रूपक की 10 किस्में हैं जैसा कि आप जानते हैं, और उपरूपक की 18 किस्में हैं। तो ये अलग अलग तरीके से खेल का तरीका, यानी इंसान के देखने, दिखाने और सुनने, सुनाने, महसूस करने और महसूस करवाने का जो अमल है, जो फ़न है, वो अब अलग अलग ढंग से लोगों के सामने आना शुरू हो गया। लेकिन इन दोनों अमल में बहुत बड़ा एक फ़र्क है। यानी हमारे यहाँ की सरजमीन में जो दिखाने का अमल रहा है, जो दिखाने का तरीका रहा है, वो यूनान का जो तरीका रहा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। वहाँ ट्रेजेडी ड्रामे की आला किस्में हैं, लेकिन हमारे यहाँ के ड्रामों में यानी संस्कृत ड्रामों में ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं है। अब ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं है तो इसका हो सकता है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि हमारा जो मिजाज रहा है, यानी ये जो पूरा हिंदू कश का जो इलाका रहा है, पूरे भारतवर्ष का जो इलाका रहा है, यहाँ के रहने वाले लोगों का मिजाज अहिंसा की तरफ ज़्यादा रहा है। हिंसक यानी जुल्म, मार काट, ये सब चीज़ें यहाँ के मिजाज में कभी भी नहीं ढली। शायद यही वजह रही है कि हमारे यहाँ ट्रेजेडी ड्रामा नहीं हुआ। हमारे संस्कृत नाटकों में, हमारे पुराने नाटकों में संस्कृत ड्रामे का कोई वजूद नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ के ड्रामों की जो सबसे बड़ी खूबी रही है, उसमें फ़लसफ़ियाना ख़यालात यानी दर्शन उसमें आपको मिलेगा, जो कि आपको ग्रीक के प्ले में, ग्रीस जो यूनानी ड्रामों में दर्शन की कमी है, वहाँ है। अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे गए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हुए हैं जो आज भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो फ़िलासफ़ी, जो फ़लसफ़ा, जो ख़यालात, जो रस हमें कालिदास जैसे नाटकों में मिलता है, वो शायद हमें दूसरे नाटकों में नहीं मिलता है। तो नाटक का सफ़र यानी देखने और दिखाने, सुनने और सुनाने और महसूस करने और महसूस करवाने का जो अमल है, वो तरक्की करता करता लाखों साल, हज़ारों साल से बहता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, वो 18वीं सदी तक हिंदुस्तान में पहुंच जाता है। और ये 18वीं सदी में एक अलग किस्म का एक बदलाव आता है थिएटर में। वो बदलाव तब आता है जब मगरबी ड्रामे यानी पश्चिम के जो ड्रामे हैं, जब हिंदुस्तान में आकर खेले जाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ का जो कला, जो ड्रामे थे, वो अलग अलग शक्लों में बट चुके थे, अलग अलग प्रांतों में, जो जिसे हम फोक थिएटर कहते हैं, जो अलग इससे था। लेकिन जब वेस्टर्न थिएटर यहाँ आया तो उसकी शक्लें थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई और उसमें एक मिलाप शुरू हुआ। अब ये वेस्टर्न थिएटर की शुरुआत भी अगर हम कहें तो कहाँ से हुई, पुर्तगालियों ने शुरू किया या अंग्रेज़ों ने शुरू किया, ये कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तो हकीकत है कि मैं यानी अज़हर आलम या फिर हमारे साथ काम करने वाले कलकत्ते के जितने भी रंगकर्मी हैं, उनका ताल्लुक़ जिस शहर से है यानी शहर कलकत्ता से। ये वही शहर है कलकत्ता जहाँ पहली बार प्ले हाउस बना। 1753 में पहली बार प्ले हाउस बनाया गया। लाल बाज़ार का इलाका था, ये अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाया गया था और उसमें सिर्फ अंग्रेज़ के अफसर ही उसमें ड्रामे पेश किया करते थे और उनकी जो नाजरीन, जो उनकी ऑडियंस होती थी, उनके जो दर्शक होते थे, वो भी अंग्रेज़ ही हुआ करते थे। फिर वहाँ से हटकर वो प्ले हाउस न्यू प्ले हाउस के नाम से 1775 में दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, कलकत्ते में ही। मगर फिर वहाँ एक सिलसिला चला, यानी वहाँ से बढ़ता हुआ थिएटर कलकत्ते से, और फिर वहाँ से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में पहली बार यानी बंगला थिएटर में पहली बार एक लेबेडेव नाम का एक रूसी डायरेक्टर आता है और वो पहली बार ड्रामा खेलता है बंगला में, और वहाँ से बंगला थिएटर की शुरुआत होती है। यानी अब हम ये देखें
कि थिएटर जो सफ़र तय करता हुआ हज़ारों साल से आगे तरक्की की मंजिलों को तय करता हुआ यहाँ बढ़ा, और बंगाल में सबसे गहरी ज़मीन, सबसे पुख्ता ज़मीन अगर कहीं तैयार की है थिएटर ने, तो वो बंगाल में, और यानी 1753 से लेकर 2020 तक अनगिनत लोग आए जिसे आप शुमार नहीं कर सकते। सैकड़ों बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। कुछ तो इतनी बड़ी शख्सियतें हमारे बंगला थिएटर में जन्म ली हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी अपनी शनाख्त है। जाहिर सी बात है, आप रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश घोष और बादल सरकार जैसे नाम को कभी नहीं भूल सकते, और कभी न भुलाया जाने वाला ही नाम है ये। तो अब इतनी बड़ी दुनिया में, थिएटर की इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा समंदर, उसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हैसियत शायद समंदर के पानी में एक कतरे के बराबर भी नहीं हो। लेकिन चलिए, जहाँ तक मेरे रंग सफ़र की बात है तो मैं कहता हूँ, और मुझे बड़ा गर्व है और बड़ी खुशी है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं ऐसे शहर कलकत्ता से हूँ जिसे थिएटर का मक्का कहा जाता है। यानी वो जगह है जहाँ थिएटर की बड़ी इज़्ज़त होती है, थिएटर करने वालों की इज़्ज़त होती है, दर्शकों की, अदाकारों की, राइटर्स की बड़ी इज़्ज़त की जाती है। और दूसरी जगहों पे भी ये सूरत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कलकत्ते में ज़रा, मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ तो कुछ ज़्यादा ही हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि कलकत्ते का थिएटर, कलकत्ते का ट्रेडिशन, कलकत्ते ने हर ज़बान में थिएटर पैदा किया है। वो हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला तो खैर है ही है। बंगला थिएटर की जहाँ तक कि रिवायत का सवाल है तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरे बंगाल में तकरीबन 5000 के करीब थिएटर ग्रुप हैं। और वो 5000 थिएटर ग्रुप वो वैसा थिएटर ग्रुप है जिसे हम प्रोफेशनल लेवल के थिएटर ग्रुप से लेकर अमेचर तक के थिएटर ग्रुप, यानी वैसे जो जिसे हम कहते हैं कि ऑफिस में जो थिएटर करने वाले या क्लब में थिएटर करने वाले, वैसे तमाम ग्रुप को मिलाकर हम 5000 ग्रुप का उसमें नाम आता है। उस 5000 ग्रुप में 200 से 300 ग्रुप ऐसे हैं पूरे वेस्ट बंगाल में जो रेगुलर और बड़े ही सिंसियरिटी के साथ थिएटर पे काम कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। अब उस 200-300 ग्रुप में चंद नाम आपको हिंदी थिएटर के मिल जाएंगे। तो खैर, ये बंगला थिएटर की रिवायत है और हमें खुशी है कि बंगला थिएटर और बंगाल का थिएटर इतना ज़्यादा वसी है। जहाँ तक मेरे काम करने का जो सफ़र है, जो मेरा रंग सफ़र है, जो मेरा थिएटर की दुनिया में जो मैंने पहली बार कदम रखा, तो बड़ा ड्रामेटिक अंदाज से मेरी एंट्री हुई। वो ड्रामेटिक अंदाज, वैसे यूँ तो बचपन में ही एक आदत सी रही थी कि चोर पुलिस का खेल हम लोग खेला करते थे, और जैसा कि हर कोई अपने बचपने में खेला करता है, कोई चोर बन गया, कोई पुलिस बन गया, और एक दूसरे की अदाकारी करता हुआ वो हाइड एंड सीक वाला खेल खेलता रहा है। तो वो जाहिर सी बात है, वो खेलता रहा मैं, और छोटे छोटे किस्सों को, छोटे छोटे लतीफ़ों को और छोटी छोटी कहानियों और वाक़ियों को हम 2-4 दोस्त मिल करके अदाकारी के ज़रिए उसको किया भी करते थे। लेकिन बाज़ाब्ता स्टेज पर आना वो एक ड्रामेटिक एंट्री थी, यानी एक जो मेरा डेबू कहा जाए थिएटर में, वो ये था। ये बात है 1986 की। 1986 में मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं क्लास 11 में था। उस ज़माने में क्लास 11 का फाइनल ईयर था, मैं 12 का फाइनल ईयर था। तो यानी मैं क्लास 12 में था और हमारे कॉलेज का गोल्डन जुबली होने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कॉलेज के गोल्डन जुबली में एक ड्रामा पेश करना था जो कि ज़हीर अनवर की हिदायतकारी में हुई थी। ज़हीर अनवर साहब यहाँ के उर्दू के प्ले राइट हैं, डायरेक्टर हैं और हमारे उस्ताद भी हैं। तो उनके निर्देशन में एक ड्रामा पेश करना था और अब कास्ट को लेकर बड़ी फ़िक्र हो रही थी सबको कि कैसे क्या कास्ट किया जाए। उसमें एक कैरेक्टर, एक लड़की का भी कैरेक्टर था और जाहिर सी बात है कि वो कॉलेज बॉयज़ कॉलेज था। अब इस बॉयज़ कॉलेज में लड़की कहाँ से आए? कोई भी लड़का लड़की का कैरेक्टर करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं ये रोल करूँगा। तो मैंने सबसे पहला किरदार जो अदा किया, जो रोल किया मैंने, वो एक लड़की का ही कैरेक्टर था। गोया कि एक बॉयज़ कॉलेज में
लड़की का रोल करना ये बड़ी हिम्मत की बात है, इसलिए कि इतना आपको चिढ़ाया जाएगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने बड़ा साथ दिया मेरा, और वो नहीं आया, लेकिन बहुत ही कामयाब ड्रामा रहा। तो 1986 से लेकर आज तक ऐसा कोई भी मौका नहीं गया है, या ऐसा मैं कहूँगा मेरा ऐसा कोई भी हफ्ता, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है कि जब मैंने थिएटर न किया हो, या थिएटर पे बात ना हुई हो, या थिएटर से मैं किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से मैं डिटैच नहीं हुआ उसके बाद से। यानी 1986 में पहली बार करने के बाद फिर वो जाहिर सी बात है कि कॉलेज का ज़माना था, उसमें एक कॉम्पिटिशन्स थिएटर हुआ करते थे, तो हम लोग अलग अलग ड्रामे लेकर जाया करते थे। फिर उसके बाद जब एक 2-3 ड्रामे ऐसे थे जो हम रेगुलर उसे पेश किया करते थे, कैदी ड्रामा था। और फिर एक हमारा एक साथी हुआ करता था सैयद हैदर अली नाम का, जो बेचारा 2 बरस पहले जिसकी मौत हो गई है, बहुत अच्छा राइटर और डायरेक्टर था। तो उसके साथ हम लोग काम करने लगे, वो डायरेक्शन भी देता था और लिखता भी था, तो वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन हमारे काम में जब तब्दीली आई, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एमए के लिए दाखिला लिया, और यूनिवर्सिटी में आने के बाद एक अलग माहौल मुझे मिला। अलग माहौल इस तरह से कि मैं पहली बार बंगला के माहौल से वाकिफ़ हुआ, यानी बंगालियों के बीच में उठना बैठना और बंगला कल्चर को मुझे समझने का बहुत मौका मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब यूनिवर्सिटी आया तो मेरी मुलाकात उमा से हुई, मुलाकात दोस्ती में बदल गई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गया, और फिर उसके बाद वो मेरी हमसफ़र बन गई। जाहिर सी बात है कि पहले वो थिएटर की हमसफ़र थी, और अब मेरी ज़िंदगी की भी हमसफ़र हैं और थिएटर की भी हमसफ़र हैं। तो फिर उमा से मुलाकात होने के बाद, मैं उर्दू डिपार्टमेंट में था और वो हिंदी डिपार्टमेंट में थी। हम लोग दोनों ने मिलकर बहुत सारे ड्रामे किए, अलग अलग तरीके से स्टेज ड्रामे भी किए, बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर ड्रामे को करते रहे। और फिर एक दिन हमारे कुछ सीनियर्स से जब हमारी मुलाकात हुई, तो उनके साथ बैठने का और बातचीत करने का जब मौका मिला, तो फिर हमें समझ में आया कि हम लोग जिस तरह से थिएटर कर रहे हैं, दरअसल वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल तक ही महदूद रह जा रहा है। यानी थिएटर क्या है और थिएटर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, वर्कशॉप क्या है, किस तरह से काम करना चाहिए, काम का सलीका हम लोगों ने फिर कुछ अपने बंगाली सीनियर्स से हम लोगों ने सीखा। उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद भी की। और फिर बंगला माहौल में रहकर, बंगालियों के साथ रहकर, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, जावदपुर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का हिंदी डिपार्टमेंट तो बहुत एक्टिव था। वो वजह ये थी कि उमा उस वक्त हिंदी डिपार्टमेंट की कल्चरल सेक्रेटरी थी और कल्चरली बहुत एक्टिव थी, तो एक पूरे सूत्र में जोड़ कर रखा था तमाम चीज़ों को। तो ये होता रहा। अब एक जो हमारे काम करने का जो सबसे बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट जो आता है, कि हमारा जो ज़माना था वो कलकत्ते में मार्क्सिज्म का ज़माना था। यानी मार्क्सवाद, और उसके अलावा कोई न सोच सकता था, ना ही कोई किसी अलग तरीके की बात कर सकता था, और कैपिटलिज्म और इन सब चीज़ों से बड़ी एक घृणा, नफ़रत जैसी होती थी। लेकिन वो वक्त की ज़रूरत थी, और आज भी ज़रूरत है कि इस तरह से हम एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ बोलें, हर लिहाज से, हर लेवल पे बोलें। वो किसी भी आप पॉलिटिकल नज़रिए से हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ बोलना हमारा पहला हक़ हो जाता है बहैसियत अदाकार, फ़नकार के। तो वो जो एक बदलाव हमारे इसमें आया, जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, तोड़ दी गई। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन तक पूरे कलकत्ते में क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही एक बहुत ही खौफ का आलम था, और कई जगह दंगे फसाद भी हुए, कई जानें भी गईं।
बहुत सारी बर्बादियां हुई, लेकिन कलकत्ते में जान तो किसी की नहीं गई, बर्बादियां भी बहुत कम हुई। वजह ये थी कि पूरा लॉकडाउन कर दिया गया था पूरे कलकत्ते को। पूरा कलकत्ता, यहाँ तक कि पूरा वेस्ट बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल कर्फ्यू में थे। ज़रा सा भी कर्फ्यू में ढील नहीं थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। शायद यही वजह थी कि दंगे फसाद बिल्कुल नहीं हुए कलकत्ते में, हल्का फुल्का जो भी हुआ। अब उस कर्फ्यू के माहौल में जाहिर सी बात है कि उमा के साथ हमारी दोस्ती थी, हम लोग दोनों मिलने होते रहे। अब ये मिलने के लिए बेचैन होना, परेशान होना, यहाँ पे ये जो आज कोविड-19 में जो आलम है अभी, जाहिर सी बात है कि इस कोविड-19 में किसी तरह का कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, ना किसी को कोई मार रहा है, ना काट रहा है, लेकिन एक अजीब किस्म का डर है जो पूरी दुनिया पे हावी है। और ये ऐसा डर है कि जैसे हमने शायद फितरत के साथ, कुदरत के साथ कोई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, जो कुदरत हमसे बदला ले रहा है, इंसानों से बदला ले रहा है। हम छटपटाए हुए हैं, हम परेशान हैं, हम एक कलाकार दूसरे कलाकार से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ठीक वही आलम था 92 में, जो 6 दिसंबर के बाद जो वो दंगा फसाद हुआ था, और उस माहौल में जो वो एक हालत थी कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, एक खौफ, एक डर छाया हुआ था। तो इसका असर बहुत ज़्यादा हम लोगों पर पड़ा, तमाम लोगों पर। उसी ज़माने में यानी 93 में ज़हीर अनवर साहब ने एक ड्रामा लिखा ब्लैक संडे के नाम से, जो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत तो अच्छा लगा। और 93 में हिंदी डिपार्टमेंट में उमा को एक ड्रामा करना था, ब्लैक संडे ड्रामा करना था अपने एनुअल फंक्शन के लिए। तो मैंने कहा ये ड्रामा तुम हिंदी विभाग से करो। तो उसने पढ़ा, उसे बहुत अच्छा लगा, और तकरीबन हिंदी डिपार्टमेंट के तमाम छात्रों ने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा। और वो ब्लैक संडे पहली बार उमा ने हिंदी विभाग के ज़रिए किया। फिर उसके बाद उसी ड्रामे को पहली बार मैंने बहैसियत हिदायतकार, यानी एक डायरेक्टर के तौर पर उसे मैंने, वो एक छोटा सा 1 एक्ट प्ले है जिसे मैंने 94 में किया। और ये ड्रामा जाहिर सी बात है कि ब्लैक संडे नाम है, तो वो जो बाबरी मस्जिद जिस दिन टूटी थी वो एतवार का दिन था, संडे था, और 6 दिसंबर था। उसी मुनासबत से उसकी नाम रखा गया था। और उस ड्रामे का थीम वही नेशनल इंटीग्रेशन था, और बहुत ही इमोशनल एक ड्रामा था। और ये ड्रामा स्ट्रीट प्ले था, यानी मैंने पहला ड्रामा जो डायरेक्ट किया वो स्ट्रीट प्ले ही था। अब वहाँ से हम लगातार काम करते रहे। ब्लैक संडे के बाद फिर हमने महाकाल जैसा ड्रामा किया, और फिर ब्लैक संडे करने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम जो जिस तरह से कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे ड्रामे कर रहे हैं, तो उससे अब बात नहीं बनेगी। तो हमने और उमा ने दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों न एक थिएटर ग्रुप बनाया जाए जिसकी पहचान ज़बान से नहीं हो, यानी वो ना उर्दू का थिएटर हो ना हिंदी का थिएटर हो, यानी वो प्योरली हिंदुस्तानी थिएटर हो। ऐसा थिएटर हो जहाँ हम हर तरह की बात कर सकें। तो हम लोगों ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम लिटिल थेस्पियन है। आप लोग शायद वाकिफ़ होंगे लिटिल थेस्पियन के नाम से। लिटिल थेस्पियन जो अभी एक बड़ी रिपर्टरी में से है, कलकत्ते की बड़ी रिपर्टरी में से है, और अभी इसकी रिपर्टरी में 16-17 प्रोडक्शन हैं जो रनिंग प्रोडक्शन है, जो चल रहे हैं, और 40 के करीब कहानियों का कोलाज है। तो लिटिल थेस्पियन के बैनर तले वो ड्रामे हम लोग करते चले गए। वो एक अलग ही ये है, यानी लिटिल थेस्पियन के बैनर तले हमने महाकाल किया, सुलगते चिनार किया, और वहाँ से लेकर रूहें ड्रामे तक एक लंबा सफ़र है। फिर हम लोगों ने लिटिल थेस्पियन के ज़रिए नेशनल थिएटर भी करना शुरू किया। अब ये नेशनल थिएटर, आपको एक बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि जश्न रंग के नाम से हमने नेशनल थिएटर की शुरुआत की लिटिल थेस्पियन के बैनर तले। आपको हैरत होगी ये जानकर कि पूरे वेस्ट बंगाल में एक भी ऐसा थिएटर ऑर्गेनाइजेशन या थिएटर ग्रुप नहीं है जो हिंदी में थिएटर फेस्टिवल करवाता हो या थिएटर पे सेमिनार या कॉन्फ्रेंस करवाता हो, सिवाय लिटिल थेस्पियन के।
हमारा 9वां साल है, यानी 2010 से हमने लिटिल थेस्पियन के ज़रिया ड्रामे करना शुरू की, फेस्टिवल जश्न रंग के नाम से फेस्टिवल की शुरुआत की। अब ये जश्न रंग की शुरुआत जो हुई है उसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी ये है, मैं यूँ कहूँगा कि उमा ने पहली बार यहाँ कलकत्ते में स्टोरी थिएटर यानी कहानी के रंगमंच पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टोरी का रंगमंच 50-60 साल पहले देवेंद्रराज अंकुर ने ही शुरुआत की थी, और उसकी शुरुआत तो कुछ अलग तरीके से हुई। यानी थिएटर की दुनिया में एक नया चैप्टर खुला कि भाई कहानी को भी वैसा ही मंचित किया जा सकता है जैसा कि कहानी लिखी गई है। कहानी को ड्रामेटाइज करके करना बहुत पुरानी बात रही है, या कहानी के प्लॉट को लेकर एक अलग ड्रामा लिखकर कहानी को पेश करना, ये भी बहुत पुरानी बात रही। लेकिन कहानी जिस रूप में लिखी गई है उसी रूप में वैसे ही, जिसे हम कहते हैं मिन्नो अन एज इट इज़, उसी तरह से स्टेज पर पेश कर देना हर लिहाज से एक अलग तरीका था थिएटर का, एक अलग फॉर्म था। कलकत्ते में इस फॉर्म पे किसी ने काम नहीं किया था। उमा ने पहली बार इस पे काम करना शुरू किया और 2003-4 से इस पे काम करने लगी उमा। तो उसी इसमें फिर हम लोगों ने कथा कोलाज का नाम हम लोगों ने भी दिया अपने सीरीज़ का, जैसा कि देवेंद्रराज अंकुर के भी प्रोडक्शन का जो एनएसडी में या दूसरी जगहों पे उन्होंने किया है वो कथा कोलाज सीरीज़ के ही तहत करते रहे हैं। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से कथा कोलाज के नाम से किया। तो उमा ने इसको स्टोरी थिएटर के नाम से स्टोरी थिएटर की शुरुआत की, और हमारे इसमें एक पूरी रिपर्टरी में तकरीबन 30-35 कहानियों का एक पूरा प्रोडक्शन तैयार हो चुका था। और एक सबसे अच्छी बात ये थी कि इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर उमा ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से फेलोशिप भी ली थी और उस पर काम भी कर रही थी। तो इतने सारे प्रोडक्शन होने के बाद एक दिन अचानक ख्याल आया कि हम लोग क्यों ना इसे एक फेस्टिवल के तौर पे करें। तो ये ख्याल आना ही था कि हम लोगों ने पहली बार जश्न रंग कथा कोलाज फेस्टिवल यानी कहानियों के रंगमंच के फेस्टिवल किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मंटू की सदी मनाई, जिसमें मंटू जश्न बेलगाम मंटू के नाम से किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक फेस्टिवल जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की 150 साला सदी मनाई, उसका नाम हमने जश्न टैगोर रखा, और वो भी नेशनल फेस्टिवल था हमारा। उसके बाद फिर हमने एक सदी मनाई कृष्णचंद्र और भीष्म साहनी सदी, तो वो भी हम लोगों ने इसी तहत मनाया, और उसके में हमारे सेमिनार भी होते रहे। तो ये सबसे बड़ा, और फिर हर साल हमारा ये रहा। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है लिटिल थेस्पियन का कि थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता रहा है। आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि हमारे इस फेस्टिवल में जिन लोगों ने सेमिनार में हिस्सा लिया था उसमें कई सेमिनार कई बरसों में, जश्न रंग में बेलगाम मंटो में यानी मंटो सदी में, कृष्ण और भीष्म की सदी में, और फिर जश्न टैगोर के इसमें, उसमें कुछ बड़े नाम हैं, कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो मैं कहना आपको सुनाना चाहूँगा, जैसे राम गोपाल बजाज, प्रयाग शुक्ल, देवेंद्रराज अंकुर, ज्योतिष जोशी, प्रतिभा अग्रवाल, उषा गांगुली, M.K. रैना, सुरेश भारद्वाज, असलम परवेज़, अखलाक असर, इकबाल मजीद, विजय बहादुर सिंह, जावेद सिद्दीकी वगैरह, ये नाम हैं। इन लोगों ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त के साथ हमारे इस फेस्टिवल में शिरकत की, और इनके ब्लेसिंग्स हमें मिलते रहे। और हमने जो इस 9 साला जो 2019 में हमारा 9th जश्न रंग यानी 9th नेशनल थिएटर फेस्टिवल था 2010 से लेकर 2019 तक, उसमें जो बहुत ही अहम नाम है थिएटर की दुनिया के, जिन लोगों ने अपने ड्रामे पेश किए हैं उनके नाम में भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हबीब तनवीर के ड्रामे हमारे प्रोडक्शन में आए, त्रिपुरारी शर्मा जी के, मुश्ताक काक साहब, उषा गांगुली जी, संजय उपाध्याय साहब, देवेंद्रराज अंकुर साहब, परवेज़ अख्तर साहब, अमित रोशन, इफ्रा काक,
और भवानी बशीर साहब, निलॉय राय, विनय वर्मा जी, पुंज प्रकाश और लई हसन साहब, सुरेश भारद्वाज साहब, इन लोगों ने अपने अपने ड्रामे बिल्कुल कम खर्च में हमारे यहाँ हमारे फेस्टिवल में आकर किया। हम इनके शुक्रगुजार आज भी हैं। और अगर किस्मत ने साथ दिया और इस कोरोना के इस महामारी से अगर हम निकल पाएँ तो जाहिर सी बात है कि 2020 का भी हमारा फेस्टिवल उसी तरह का ग्रांड फेस्टिवल होगा जैसा कि हम करते आए हैं। तो ये हमारे लिटिल थेस्पियन का एक सफ़र रहा है जिसे हम लोगों ने अपने कई कलाकार साथियों के साथ मिलकर इसे यहाँ तक पहुँचाया है। अब रही बात कि मैंने किस तरह का अनुभव किया, मेरे तजुर्बे क्या रहे थिएटर की दुनिया में, तो वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैंने जो ड्रामे पेश किए हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ। महाकाल है, ब्लैक संडे है, सुलगते चनार है, जब आधार नहीं रहते हैं, लोहार है, बहुत सारे नाम हैं। उनमें मैं कुछ नाम का जिक्र करना चाहूँगा और कुछ प्रोडक्शन के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि वो क्यों मेरे रंग सफ़र में इतना अहमियत का हामिल है वो ड्रामा। ब्लैक संडे के बारे में बताया ही कि वो किस तरह से इमोशनली हमारे साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्शन था। हम तमाम यूनिवर्सिटी के जितने विद्यार्थी, जितने तालिब इल्म शागिर्द, जितने तालिब इल्म थे, जितने स्टूडेंट्स थे, उन सब के साथ जुड़ा हुआ था। वो बंगाली हो या हिंदी स्पीकिंग हो या उर्दू बोलने वाला हो, कोई भी हो, इतना गहरा असर किया था उस प्रोडक्शन ने हमारे। उसके बाद हमने जो एक ड्रामा किया सुलगते चनार के नाम से, यानी सुलगते चनार मैंने 96 में किया, पहली बार 96 दिसंबर में किया था। और सुलगते चनार मेरी ज़िंदगी का पहला ड्रामा है जो इसे मैंने लिखा। मेरा मूल नाटक नहीं है, यानी ये तबाजाद नहीं है मेरा, ये अडाप्टेशन है। मुल्क राज आनंद का एक नावल है डेथ ऑफ अ हीरो, उसे मैंने सुलगते चनार के नाम से ड्रामाटाइज़ किया। ये ड्रामा असल में कश्मीर के बैकग्राउंड पे है, यानी मकबूल नाम का एक नेशनलिस्ट है, उसकी कहानी है, उसकी ज़िंदगी की कहानी है। मकबूल नाम का ये नेशनलिस्ट दरअसल उन कबायली हमलावरों का मुकाबला करता हुआ मारा जाता है। ऐसी बात है कि कबायली हमले या पाकिस्तान का एग्रेशन हमेशा से कश्मीर की तरफ रहा है, जिसके इरादों को हम हमेशा नाकाम करते रहे हैं। और ये जो ड्रामा है 1947 में हमें आज़ादी मिली अगस्त में, और सितंबर एंड और अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही, यानी 1947 के अक्टूबर में ही पाकिस्तान ने कबायली हमला करवा दिया पूरे कश्मीर पर, पूरे कश्मीर को कब्ज़ा करने के लिए। लेकिन ये नेहरू की अक्लमंदी थी कि उसने किस ढंग से पूरे उस हमले का मुकाबला किया और वहाँ के अवाम ने किस तरह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से नेहरू का साथ दिया, और ख़ास तौर पर मकबूल जैसा जो नेशनलिस्ट था उसने वो साथ दिया। तो ये पूरी कहानी, पूरा ड्रामा उसी पे है। और ये शायद उस ड्रामे को लिखते वक्त, उस ड्रामे को ड्रामाटाइज़ करते वक्त मैंने थिएटर की बहुत सारी बारीकियों को सीखना शुरू किया कि ड्रामा किस तरह लिखा जाता है और कैसे लिखना चाहिए। शायद अगर मैं पहला ड्रामा ही मूल्य नाटक लिखता तो वैसा नहीं लिख पाता जैसा कि मुझे मदद मिली ड्रामे को नॉवेल को ड्रामाटाइज़ करने में। उस नावल को ड्रामाटाइज़ करने की वजह से मुझे ड्रामा लिखने का एक तरीक़ा और एक सलीक़ा आया, लिखना शुरू किया। और उसके बाद जो हमारा जो दूसरा एक प्रोडक्शन है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो है लोहार ड्रामा। लोहार मेरी ज़िंदगी में, यानी मेरे रंग सफ़र में एक टर्निंग पॉइंट है। पहला तो वो जब मैंने पहली बार स्टेज पर कदम रखा एक लड़की के किरदार में। दूसरा वो जब 94 में मैंने ब्लैक संडे जैसा ड्रामा किया, यानी 92 के फसाद के बाद जब ये ड्रामा किया। और तीसरा जो टर्निंग पॉइंट है मेरे थिएटर की ज़िंदगी का वो है लोहार ड्रामा। दरअसल लोहार ड्रामा 1999 में हम लोगों ने खेला, बलवंत गार्गी का लिखा हुआ लोहा कुट ड्रामा जिसे हम लोगों ने किया। और ये 1999
बर्टोल्ट ब्रेख्त की बर्थ सेंटेनरी थी और उस वक्त वेस्ट बंगाल में बर्टोल्ट ब्रेख्त की बर्थ सेंटेनरी मनाई जा रही थी। तो उसी स्कीम के तहत वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 5 यंग डायरेक्टर्स को चुना था। मैं था, पार्थो बंदोपाध्याय जो NSD ग्रेजुएट हैं, जो बहरमपुर में रहते हैं वो थे, गौतम हालदार थे और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, और हम पाँच को मिलकर अलग अलग ड्रामा करना था। तो उसमें जब मुझे चुना गया ड्रामे के लिए तो मैंने लोहार ड्रामे का ही सिलेक्शन किया और उस ड्रामे को मैंने किया। और टर्निंग पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार मैं 2 बड़ी शख्सियत के साथ, यानी 2 बड़ी शख्सियतों का साथ मुझे इस प्रोडक्शन में मिला। एक तो ऐन रशीद खान साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो। दूसरे तापस सेन, जो जिसे हम लाइट डिज़ाइनर यानी जादूगर हम कहते हैं, लाइट विजार्ड कहते हैं। एक यानी उनका मुकाबला इंडियन थिएटर में शायद लाइट डिज़ाइन में किसी का नहीं है। तो ये 2 बड़ी शख्सियत के साथ जुड़ना, वो भी 99 में, जबकि मैं मेरी कोई वैसी शनाख्त नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी और मैं बिल्कुल छोटा था, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत थी कि ये लोग मेरे साथ, उमा के साथ और पूरे लिटिल थेस्पियन के परिवार के साथ जुड़कर काम किया इन लोगों ने। ऐन रशीद खान चूँकि यहाँ DG ऑफ पुलिस थे और इनका ताल्लुक़ म्यूज़िक के साथ था, पुलिस के DG होने के बावजूद ये म्यूज़िक के साथ ये जुड़े हुए थे और इन्होंने कई फिल्मों में भी म्यूज़िक दी। गौतम घोष की एक फ़िल्म आई थी द सेवेंथ मैन, जिसके लिए उन्होंने म्यूज़िक दिया था और उस म्यूज़िक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था। और उन्होंने हमारे इस ड्रामे में लोहार में लाइव म्यूज़िक दिया था। तपस्दा ने हमारे ड्रामे की लाइट डिज़ाइन की थी। तो इनके काम करने का तरीक़ा, उसने हमें काम करने के बहुत सारे तरीक़ों को सिखाया। इनके साथ जब हम बैठते थे अपने प्रोडक्शंस को लेकर, तो हर सिटिंग में, हर बैठक में, हर मुलाकात में एक नई चीज़ हम सीख कर निकलते थे। ऐन रशीद खान के साथ जब जब बैठे तो मौसीकी क्या होती है, म्यूज़िक क्या है, संगीत क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है और संगीत का असर साहित्य पे, अदब के साथ कितना जुड़ा हुआ है और उसको परफॉर्मिंग आर्ट में हम किस तरह से कन्वर्ट करके ले जाते हैं और किस तरह से पेश करते हैं, ये सलीक़ा वहाँ से सीखा मैंने। और तपस्दा के साथ काम करने के बाद ये पता चला कि अगर कोई सेट डिज़ाइनर सेट को डिज़ाइन कर रहा है तो उसका पहला फ़र्ज़ हो जाता है कि वो लाइट डिज़ाइनर के साथ ज़रूर कंसल्ट करे। जाहिर सी बात है, कोई सेट डिज़ाइनर होगा वो तो डायरेक्टर के साथ तो करेगा ही, उसके साथ तो डायरेक्टर तो मेन सूत्र है उसका, लेकिन सेट डिज़ाइनर को लाइट डिज़ाइनर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और खुशनसीबी ये है कि उस ड्रामे का जो सेट है वो मैंने ख़ुद ही डिज़ाइन किया था। तो ये उनके साथ ये मुझे हेल्प मिलता रहा। मैंने सीखा उनसे कि सेट डिज़ाइन करते वक्त हर चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख्याल हमें रखना है वो ये रखना है कि किसी भी तरीके से एक्टर्स के मूवमेंट को सेट डिस्टर्ब नहीं करे। अगर सेट बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, उसके बावजूद आपका सेट 2 कौड़ी का है अगर उसने एक्टर्स के मूवमेंट को ब्लॉक किया और अगर किसी तरह से ऑब्स्टेकल पैदा किया इसमें। और दूसरा ख्याल ये रखने का है सेट डिज़ाइनिंग में कि सेट डिज़ाइन करते वक्त वो लाइट्स के एंगल्स को कितना सपोर्ट कर रहा है, ये आपको देखना ज़रूरी है। फिर तीसरी चौथी बातें तो उसमें ही हैं कि कलर कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कॉस्ट्यूम क्या है एक्टर का, उसके लिहाज से हम सेट के कलर को कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ से मुझे वो एक तरीक़ा मिला और जो मैंने काम किया। और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 99 का तैयार किया हुआ ये प्रोडक्शन लोहार, जिसे हम पंजाबी में लोहा कुट कहते हैं, और इसे हिंदुस्तान के कई कोनों में कई लोगों ने खेला है अलग अलग तरीके से। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि 99 का ये प्रोडक्शन अभी तक चल रहा है। पिछली बार हम लोगों ने भटिंडा में इसका शो किया है, वो
बलवंत गार्गी की सदी मनाई जा रही थी, सेंटेनरी। संगीत नाटक एकेडमी ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था और उनके बुलावे पर हम आज जाकर वहाँ शो करके आए थे। और उसके बाद हमारे कलकत्ते में कई शोज़ हो चुके हैं। भारंगम में पहली बार हमने इसका किया था, नेशनल भारत रंग महोत्सव में। उसके बाद जो अभी एक ओलंपिक थिएटर हुआ था, उसमें भी हमने इस लोहार नाटक को पेश किया है। तो लोहार नाटक के साथ एक यानी वो लर्निंग प्रोसेस था वो मेरा थिएटर, और आज भी है मेरे लिए। और उसमें एक बात और आपके साथ शेयर करने की बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि उसमें कास्ट बड़े तब्दील होते रहे। यानी लोहार में लोहार का कैरेक्टर एक एक्टर किया करता था, वो कलकत्ता वो छोड़ गया, वो चला गया यहाँ से। उसके बाद से लोहार का किरदार हमेशा से मैं करता रहा और आज भी मैं ही कर रहा हूँ। संती के किरदार कई एक्ट्रेस ने, बेनू के किरदार को कई एक्ट्रेस ने किया। दीपा के किरदार जो उसका है उसने कई ये किया। सहेली एक बचनी का किरदार है, उसे भी कई एक्ट्रेस ने किया। गज्जन एक किरदार है जिसे कई एक्टर ने उसे प्ले किया। तो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन संती एक ऐसा वाहिद किरदार है उस प्रोडक्शन का जिसे पहले शो से लेकर अभी तक सिर्फ उमा ने किया और वो करती चली जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक किसी प्रोडक्शन के लिए और किसी ग्रुप के लिए ये बहुत ही एजाज़ की बात होती है कि उसका एक कोई कलाकार जो पहले शो से लेकर अभी तक के तकरीबन मैं समझता हूँ कि इसके अब तक 100 के करीब शो हो चुके होंगे, ज़्यादा ही हुए होंगे, मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन इसे कई शहरों में हम लोग खेल चुके हैं, शोलापुर में और कई जगह पे, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बठिंडा में, और बंगाल के तो कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में हम खेल चुके हैं और कलकत्ते में करते गए हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक अलग है तजुर्बा रहा है। और यहाँ से थिएटर बिल्कुल यानी लिटिल थेस्पियन एक जो संजीदा तौर पर एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपके सामने लिटिल थेस्पियन भी पूरे इंडियन थिएटर के इसमें एक नज़र आता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। तो ये इस लोहार प्रोडक्शन का ही नतीजा है। लोहार के बाद जो मेरा एक इम्पॉर्टेंट प्ले जो रहा है वो रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है रॉक्सी को सृष्टि करता एक ड्रामा, एक छोटा सा ड्रामा। वो है लियो टॉल्स्टॉय की एक नज़्म है। बाद में लियो टॉल्स्टॉय ने उसे एक वन एक्ट प्ले के तौर पे लिखा भी, द फर्स्ट डिस्टिलर, यानी पहला शराब बनाने वाला। तो ये पहला शराब बनाने वाला, इसको मैंने पहली बार दार्जिलिंग में मैंने नेपाली अदाकारों के साथ किया और नेपाली ज़बान में किया। तो ये मेरे लिए बड़ा ही अच्छा तजुर्बा रहा है। दार्जिलिंग में मैं जितने साल तक था, 2001 से लेकर 2006-07 तक मैं दार्जिलिंग में था। नौकरी की गरज से मैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं वहाँ था। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ नेपाली जो लोग हैं, जो दार्जिलिंग के लोग हैं, उनके अंदर में मौसीकी और गाना और बजाना वो उनकी खूबी है, यानी उनके कल्चर का एक हिस्सा है। लेकिन थिएटर वहाँ बड़ा वीक था। तो मैंने पता लगाया कि भाई वजह क्या है कि दार्जिलिंग इतना रिच है कल्चर में, डांस, मौसीकी, गाना, यानी इन सब चीज़ों में घर घर में हर कोई बड़ा एक टैलेंट है उनके अंदर में, लेकिन थिएटर इतना पीछे क्यों है। तो पता चला कि शायद वहाँ एजिटेशन 78 और उस ज़माने में एक एजिटेशन हुआ था जो गोरखालैंड को लेकर, उस एजिटेशन की वजह से बहुत तबाहियाँ हुई थी, बहुत मारकाट हुआ था। तो लोग फिर घरों में बंद हो गए थे, निकलते नहीं थे, डर से बाहर नहीं निकलते थे। इसलिए, और जाहिर सी बात है कि थिएटर का मीडियम वो है कि हम समाज में लोगों के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं, जबकि गाना बजाना हम इंडिविजुअली भी घर में बैठ कर सकते हैं। तो यही वजह रही थी कि उनके यहाँ थिएटर का कल्चर थोड़ा सा कमज़ोर होता चला गया था। तो मैंने वहाँ रॉक्सी को सृष्टि करता द फर्स्ट डिस्टिलर ये ड्रामा किया था, और एक और प्रोडक्शन मैंने किया वहाँ, वो है वदन नेपाली में। तो ये 2 ड्रामा दार्जिलिंग में नेपाली कलाकारों के साथ, जिसमें फोक कलाकार भी उनके शामिल थे, ये मेरा बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा था। मैं उस ज़बान में काम कर रहा था दार्जिलिंग में जो कि मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। अब जाहिर सी बात है कि मेरा मीडियम हिंदी है और मैं हिंदी में ही, और जो मेरी ज़बान है, भाषा है हिंदी उर्दू से कह लीजिए आप, उसमें मैं उनको समझाता था और बहुत ही
बेहतरीन प्रेजेंटेशन था, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन था। उससे रॉक्सी को सृष्टि करता तो कलकत्ते में भी उसके 2-4 शोज़ हुए थे और दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे तो कई शोज़ उसके हमने लगातार किए। तो ये एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस, एक अलग तजुर्बा हमें दिया और एक अलग एनर्जी मुझे मिली काम करने की इस प्रोडक्शन को करने के बाद। रॉक्सी को सृष्टि करता और हैवदन जो गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ, जिसे पहली बार नेपाली में खेला गया, मैंने किया। और आपको एक बात बताऊं कि हैवदन जब मैंने किया था तो उसमें एक तजर्बा मैंने किया था, वो ये कि हैवदन में 2 किरदार है, गुड्डा और गुड़िया का। यानी गुड्डा गुड़िया वो एक पपेट है जो देवदत्त मेला से ख़रीद कर लेकर आता है पद्मिनी के लिए, और वो जाहिर सी बात है कि वो पपेट का जो किरदार है वो कुछ लोगों ने पपेट के ज़रिए किया है तो कुछ ने बच्चों के ज़रिए उसको इनैक्ट करवाया है। और कलाकार जो भी रहे हैं उसमें वो गुड्डा गुड़िया का जो भी जितने भी प्रोडक्शन अब तक हुए हैं, जो मुझे मालूम है कि या तो पपेट का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे या फिर छोटे बच्चे के ज़रिए उस गुड्डे गुड़िया के किरदार को अदा किया गया। लेकिन मैंने जो इसमें तजुर्बा किया था वो ये कि दोनों किरदार को मैंने बूढ़ा बूढ़ी बनाया था। यानी बूढ़ा गुड्डा था और बूढ़ी गुड़िया थी, दोनों की उम्र, और इत्तेफाक से दोनों एक्टर और एक्ट्रेसेस जो दोनों थे उनकी उम्र तकरीबन 65-70 साल के करीब की थी। यानी 65 साल की गुड़िया का किरदार जिस कलाकारा ने किया था, जिस अदाकारा ने, वो 65 साल की उम्र की थी और तकरीबन 70 साल की उम्र के हमारे एक जो कलाकार थे वो थे। तो उन दोनों ने गुड्डा गुड़िया का किरदार किया था और वो बड़ा ही एक जैसे हम कहते हैं एक अलग ब्यूटी का एहसास हो रहा था, एक ग्रेसफुल ब्यूटी। यानी हम किसी बूढ़े शख्स को जब देखते हैं वो बहुत अच्छे सुंदर से कपड़े में, कोई बूढ़ी औरत हो या बूढ़ा कोई आदमी हो और बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत अच्छे कपड़े में पहन कर हो और बड़ा ही नफीस ढंग से आपके सामने आए, तो एक आपके अंदर में जो एक अलग किस्म की जो खुशी महसूस होती है देखने पर, ठीक वैसी ही खुशी जैसे हम किसी फूल को देखते हैं और खिले हुए फूल को, गुलाब के फूल को देखते हैं, गुलाबी रंग को देखते हैं और देखने के बाद जो हमें एक एहसास होता है खुशी का, और उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं कि उस फूल को देखते हुए या फिर एक हंसते हुए बच्चे को, छोटे बच्चे को देखते हुए हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है। तो वो उन किरदारों में उस बूढ़े और बूढ़ी जो अदाकार थे, जो कलाकार थे दोनों, उन दोनों ने बुढ़ा गुड्डा गुड़िया का जो किरदार किया था उसे देखने पर यही एहसास होता था और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन और बहुत ही अच्छे ढंग से किया था। तो ये यादगार है मेरी ज़िंदगी का कि मैंने दार्जिलिंग में उस तरह से एक तजुर्बा किया हैवदन नाटक के साथ। उसके बाद जो मेरा एक नाटक है शुतुरमुर्ग। चलिए, शुतुरमुर्ग मैं समझता हूँ कि इंडियन थिएटर का या हिंदी साहित्य का, नहीं हिंदी साहित्य कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि इंडियन प्ले राइटिंग्स में एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। शुतुरमुर्ग वो ड्रामा है जो पॉलिटिकल सटायर है और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन, इससे अच्छा नाटक शायद पॉलिटिकल नाटक नहीं लिखा गया है। 1967 में 1967 में पहली बार इस ड्रामे को श्यामन जालान जी ने किया था, शुतुरमुर्ग, जिसका सेट डिज़ाइन किया था खालिद चौधरी ने और लाइट डिज़ाइन की थी तपस्दा ने। मैंने शुतुरमुर्ग नाटक को 2004 में खेला था। सेट मैंने खुद ही किया था, डायरेक्शन मेरा खुद का था, लेकिन लाइट डिज़ाइन तपस्दा की ही थी। तपस्दा के पास जब मैं पहली बार शुतुरमुर्ग का सेट डिज़ाइन का स्ट्रक्चर लेकर गया, पहले तो फ़ोन पर उनसे बात की मैंने कि तपस्दा मैं एक नया नाटक करने जा रहा हूँ, बस आपका ब्लेसिंग्स चाहिए। तपस्दा ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए वो नाटक नहीं, लाइट डिज़ाइन नहीं करेंगे।
मैंने कहा तपस्दा अगर आप कर देते तो अच्छा, लेकिन फिर पता चला कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और कैथीकेचर लगा हुआ है, उनका किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मैंने हिम्मत हार दी कि भाई तपस्दा ने इनकार कर दिया है, चलिए अब किसी और लाइट डिज़ाइनर के बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि तपस्दा से फिर बात करूं, तो फिर मैंने फिर फ़ोन किया तपस्दा को कि तपस्दा ठीक है आप मत कीजिए, लेकिन मैंने जो सेट को डिज़ाइन किया है आप एक बार देख लीजिए उस सेट डिज़ाइन को और मुझे कुछ सजेशन दे दीजिए कि इसमें मैं क्या तब्दीली करूं और क्या नहीं करूं। तो फिर वो राज़ी हो गए और बुलाया कि ठीक है मैं सेट देख कर तुम्हें बता देता हूँ क्या होना चाहिए, लेकिन मैं लाइट डिज़ाइन नहीं करूँगा। आमी लाइट डिज़ाइन करते पारबो ना आजहर, आमी बोले दीची तुम आके, मतलब एकदम बिल्कुल गुस्सा होकर उन्होंने कहा था। मैंने कहा था कि जी तपस्दा जो जैसा आप कहें। तो फिर मैं और उमा दोनों मिलकर सेट डिज़ाइन जो 3D मॉडल बनाकर हम लोग लेकर गए थे कार्डबोर्ड पर पूरा एक यानी खोल कर। जब ले जाकर दिखाया उनको तो वो बिल्कुल एक तरह से शायद उनको अपनी पुरानी बात याद आ गई, जब उन्होंने श्यामन जालान जी के साथ किया था और शुतुरमुर्ग में उन्होंने लाइट डिज़ाइन किया था और खालिद चौधरी साहब का उसमें सेट डिज़ाइन था। वो मेरा सेट डिज़ाइन देखते ही उछल पड़े और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सेट डिज़ाइन है, और फिर उन्होंने ख़ुद ही कहा कि आमी तुम्हार ए नाटोके लाइट डिज़ाइन कोरबो अजहर। मतलब मेरी ज़िंदगी का वो बहुत ही खुशी का पल था कि वो अपने से ही उन्होंने लाइट डिज़ाइन के लिए हामी भरी और मैं बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। उनको मेरा सेट डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। दरअसल मैंने जो सेट डिज़ाइन किया था वो पूरा ब्लैक एंड वाइट था। 2 बड़े फ्रेम ब्लैक एंड वाइट, एक ब्लैक एक वाइट लगाए, उसके बीच में एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाया जो तकरीबन 6 फीट की ऊंचाई पे था और उसकी सीढ़ी लगाई। सब ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक फ्रेम, वाइट फ्रेम, बड़ा सा प्लेटफॉर्म जिसकी सीढ़ी और बीच से ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट सीढ़ी आधा आधा कटती गई, और सीढ़ी के नीचे बड़ा सा एक बिसात मैंने बिछाया, मतलब एक प्लेटफॉर्म था। तो सीढ़ी के नीचे जो एक प्लेटफॉर्म था काफ़ी बड़ा, वो शतरंज की बिसात यानी ब्लैक एंड वाइट पूरे खाने थे। ये मेरा सेट था। और बड़े बड़े जो खंभे जो दरबार में हुआ करते हैं, जो बड़े बड़े पिलरें हुआ करती हैं, उसको मैंने शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल किया। तो एक तरफ कहीं हाथी था, एक तरफ घोड़ा रखा हुआ था, और एक तरफ कहीं पैदल जिसे कहते हैं वो, एक तरफ वज़ीर। ये सब वो जो प्लेटफॉर्म जो बहुत बड़ा सा बना हुआ था बिल्कुल वो अलग रखा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म के बिल्कुल अलग साइड में एक पूरा ये क्रिएट कर रहा है कि बीच से ब्लैक एंड वाइट का एक वॉल है, फिर फ्रेम एक स्टेज है, 6 फीट हाइट का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे से पूरा फैलता हुआ ये, और दोनों तरफ से पिलर लगे हुए हैं। तो एक बहुत खुला हुआ एम्बियंस और पूरे राजा महाराजा का एक अलग से एक भाव वो दे रहा था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हमने कॉस्ट्यूम भी जो रखा था वो ब्लैक एंड वाइट रखा था। तमाम किरदार जितने भी राजा के मंत्री थे वो सारे के सारे ब्लैक रंग के प्रिंस सूट में थे, और राजा जो था वो सफ़ेद रंग की धोती और सफ़ेद रंग का एक बड़ी सी चादर सफ़ेद रंग की थी, यानी सफ़ेद रंग का बादशाह था और सारे मंत्री ब्लैक कलर के प्रिंस सूट में थे। अब जब जिस तरह से नाटक आगे बढ़ता है आखिर में क्या होता है कि जो महामंत्री का जो किरदार है वो बादशाह से बगावत करता है, और बगावत करके बादशाह को मारने के लिए आता है, यानी राजा को मारने के लिए आता है। जब ये राजा को मारने के लिए आता है तो वो जो सिचुएशन है, वो जो सीक्वेंस है जो मैंने दिखाया था उस प्ले में, वो इस तरह से कि जैसे राजा जो है वो शतरंज की बिसात का सफ़ेद रंग का राजा का गोटी है, राजा का एक वो है, और बाकी वो जितने भी ब्लैक कलर के प्रिंस सूट में हैं वो काले रंग की गोटियां हैं। अब राजा उस बोर्ड पर जो सामने की तरफ बहुत बड़ा सा बोर्ड है, जिस जिस जगह मूव कर रहा है
वहाँ पर एक पिलर उठाकर रख दे रहा है, यानी सामने से हाथी रख दिया, राजा उस तरफ मूव नहीं कर पा रहा है, डायलॉग आगे बढ़े, फिर उसके बाद बिटवीन द डायलॉग्स मूवमेंट आगे बढ़ा, फिर रखा, आखिर में महामंत्री इशारा करता है और राजा के पास एक ही घर बचा हुआ होता है और उस घर में जैसे ही आगे बढ़ता है महामंत्री के इशारे पर घोड़े को रख दिया जाता है। अब राजा उस किसी भी उस ब्लॉक में, यानी शतरंज की जो बिसात है उसमें चलने के लिए चाल उसकी नहीं है और वहाँ पर वो थरथराता हुआ कांपता हुआ गिरकर मर जाता है। तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और यही चीज़ तपस्दा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत अच्छा लगा था उन्हें। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मतलब एक खुशी का पहलू रहा है कि हमने तपस्दा जैसे ग्रेट लाइट डिज़ाइनर के साथ हमने काम किया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और साथ में उस ड्रामे में मौसीकी पहली बार म्यूज़िक मुरारी राय चौधरी साहब ने दी थी। मुरारी राय चौधरी साहब ने जो मौसीकी दी थी वो बहुत ही अलग ढंग से, थोड़ा सा फोक म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक, इन तीनों का बहुत अच्छा मिलाप किया था उसमें। तो ये इस तरह से वो हुआ है। और सबसे बड़ा ये लगता था कि जब तपस्दा आते थे तो हाथ में कैथिकेचर लेकर होते थे और बिल्कुल हम लोग बहुत घबराए हुए रहते थे कि भाई वो कैसे किस तरह से काम करेंगे, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही लड़खड़ा कर चलते थे। और उनका एक जाहिर सी बात है उम्र हो गई थी और उस मौके पर लेकिन उनकी ज़िद थी कि नहीं, मैं अजहर तुमार जन्ने आमी एटा कोरबो ही कोरबो। और उन्होंने वो इस पूरे प्ले को लाइट डिज़ाइन किया जिसके हमने बहुत सारे शोज़ किए इस ड्रामे के। और आपको एक बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि तपस्दा के साथ काम करते वक्त जाहिर सी बात है काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे, काफ़ी बूढ़े थे और बीमार भी थे वो। तो उनका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर था, जो एक चलने का तरीका और एक बुढ़ापे का जो एक बोलने का जो एक्सेंट आता था, एक जो एक थरथराहट, एक कपकपाहट आती थी, वो उनके साथ काम करते वक्त उस ज़माने में मैंने बहुत डीपली उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया था। और ये ऑब्जर्वेशन मुझे काम आया जब मैंने उमा के डायरेक्शन में एक प्ले किया था, यादों के बुझे हुए सवेरे। यादों के बुझे हुए सवेरे ये ड्रामा इस्माइल चुनारा का लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश राइटर हैं, और उसका हिंदी अनुवाद उमा ने ही किया है। तो उसको शाहजहाँ के यादों के बुझे हुए सवेरे शाहजहाँ की ज़िंदगी पर है और शाहजहाँ की ज़िंदगी पर आधारित ये नाटक, यानी शाहजहाँ की ज़िंदगी का आखिरी दिन है जब वो शाहजहाँ मर जाता है और मुझे उसमें शाहजहाँ का किरदार करना था, बीमार शाहजहाँ, मरता हुआ शाहजहाँ। और उसमें जो मैंने जो सबसे ज़्यादा हेल्प लिया था, एक तो तपस्दा के बुढ़ापे को देख करके किस तरह से चल रहा है, कैसे ये कर रहा है, और दूसरे उसमें जो काम करने का जो तरीका था, और ख़ास तौर पर उसमें जो मुरारी राय चौधरी की जो मौसीकी थी वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज से किया था। तो ये मुझे एक प्रोडक्शन करते हुए दूसरे प्रोडक्शन के सिलसिले में जाने में मुझे बड़ी मदद मिली। अब मैं आपके सामने मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने इसके अलावा जो प्ले किया क्वेश्चन मार्क भी इस्माइल चुनारा का लिखा हुआ ड्रामा है, जिसे मैंने ट्रांसलेट किया, हिंदुस्तानी ट्रांसलेशन था उसका। और ये ड्रामा अपने आप में एक बहुत ही और मेरा बड़ा पसंदीदा ड्रामा है। इसमें लाइट डिज़ाइन, जाहिर सी बात है कि उस वक्त तक तपस्दा नहीं रहे और तपस्दा एक्सपायर कर चुके थे, तो अब मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था कि हम लाइट डिज़ाइन किन, तो उनके साहबजादे जॉय सिंह, उनके साथ फिर लाइट डिज़ाइन का काम करने लगे। तो जॉय दा के साथ जब मैं ये काम कर रहा था तो इसमें एक सीन है क्वेश्चन मार्क में कि आखिर में दंगा और फसाद हो जाता है। अब ये दंगा और फसाद का सीन
कन्वेंशनल तौर पे लोग जैसा दिखाते हैं कि लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीछे से बम की आवाज़ है, गोली की आवाज़ है, लोगों के चीखने की आवाज़ है, चिल्लाने की आवाज़ है, जो कि आम तौर पर स्टेज पर दिखाया जाता है। लेकिन इसमें जो एक तजुर्बा मैंने किया कि मैंने एक भी एक्टर को स्टेज पर दंगा फसाद में नहीं दिखाया, ना ही किसी के चीखने, भागने और दौड़ने की आवाज़ दिखाई। बस सिर्फ और सिर्फ लाइट और म्यूज़िकल साउंड के ज़रिए उस पूरे सीन को, जो 1.5 मिनट का एक सीन है, उस पूरे 1.5 मिनट के एक सीन को क्रिएट किया। तो इसमें बहुत ज़्यादा मदद मुझे मिली जय सेन से, जिन्होंने लाइट डिज़ाइन किया था, और मुरारी राय चौधरी साहब से, जिन्होंने म्यूज़िक डिज़ाइन किया था इस प्ले का। तो उसमें एक ऐसा हॉरर क्रिएट होता है, और उसी दरमियान में एक मैनेकिन, जो ऊपर से एक पुतला, नंगा पुतला जो जला हुआ है, वो पुतला ऊपर से गिरता है, लटकता है वो पुतला ऊपर से, और वो बिल्कुल ज़ख्मी पुतला है और इस तरह से लगा हुआ है जैसे उसे जला दिया गया है, भून दिया गया है। तो वो पूरा एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा था कि जैसे पूरे इलाके को जला दिया गया हो, मार दिया गया हो, और इंसानियत जलती हुई लटक रही है। बड़ा दर्दनाक सीन था। तो वो मैंने किया, और इसमें, इस नाटक में लाइट डिज़ाइन जो किया जयसेन ने, जयसेन के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तपस दाया जिस तरह से लाइट डिज़ाइन करते थे, उनका एक ब्लैक एंड वाइट का टेक्सचर रहता है, जो कि उन्होंने हमारे शुतुरमुर्ग नाटक में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ब्लैक एंड वाइट उनका एक फेवरेट वो एक स्कीमिंग है लाइट का, कि एहसास होगा आपको जैसे कोई चीज़ बिल्कुल सपाट एक कलर में जा रही है और अचानक उसमें एक हल्का सा कलर ट्रैवल करता हुआ निकल जाता है, एक गुज़रता हुआ निकल जाता है। तो ये तपसदा के लाइट डिज़ाइन का। लेकिन जयसेन के जो लाइट के काम करने का जो तरीका रहा है लाइट डिज़ाइन में, वो इमोशनल फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा काम करते रहे। यानी किस डायलॉग्स पे, किस इस पे कैसे रंग बदलना चाहिए लाइट का और कैसे एंगल बदलना चाहिए, ये है। और थोड़ा सा एक वो भी हो जाता है कि बहुत ही टफ हो जाता है लाइट ऑपरेटर के लिए कि बार बार लाइट को किस तरह से डीमर को ऑपरेट करना। लेकिन काम करने का एक अलग तरीका है। अभी मैं कह सकता हूँ कि बंगाल में जयसेन के नहीं होने की वजह से बंगाल क्या मिस कर रहा है, शायद इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। यानी जयसेन जैसा लाइट डिज़ाइनर हमारे बीच अब नहीं रहा। उसके बाद जो हमने एक जो हमारा यादगार प्रोडक्शन रहा है, मैंने एक प्ले अपने लिटिल थेस्पियन के साथ तो मैंने प्ले किए ही है। इसके लिटिल थेस्पियन के अलावा भी मैंने बाहर दूसरी जगह भी ड्रामे किए। 2009-10 में मैंने रंगकर्मी के लिए एक ड्रामा पेश किया। रंगकर्मी जो उषा गांगुली अब नहीं रहीं, उनका ग्रुप है, उनके लिए मैंने अपना एक ड्रामा पेश किया था। वो मेरा ही लिखा हुआ ड्रामा चेहरे था, जिसमें उषा दी ने खुद अदाकारी भी की थी, डायरेक्शन भी मेरा ही था और उस स्क्रिप्ट को भी मैंने ही लिखा था। तो उसमें उषा दी ने अदाकारी की थी और साथ में श्रवणी भादुरी, संजुति मुखोपाध्याय और झूम नाम की एक एक्ट्रेस थी वो, और भी एक दो कलाकार थे उसमें। तो वो एक तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा था कि किसी दूसरी रिपर्टरी में जाकर काम करना। मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, और मुझे बड़ी खुशी होती है उन दिनों को याद करके कि उषा दी ने मुझे अपने ग्रुप के लिए मुझे बुलाया था कि मैं उनके ग्रुप के लिए नाटक डायरेक्ट करूं, और मैंने किया उनके लिए, और बहुत ही कामयाब प्रोडक्शन रहा। लेकिन और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि उस काम करने के प्रोसेस में कहीं पर भी उषा जी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। यानी कहीं पर भी ये एहसास नहीं होने दिया कि एक नया लड़का, एक जूनियर लड़का आकर काम कर रहा है, बल्कि मेरी हौसला अफजाई करती रही। तो ये एक अच्छा तजुर्बा रहा। उसके बाद जो मैंने मेरा जो काम करने के साथ मैंने ये जो काम किया है गेंडा ड्रामा, वो भी बहुत पॉपुलर रहा, काफ़ी ये रहा। उसके बाद एक अच्छा तजुर्बा मेरा काम करने का रहा मुश्ताक काक साहब के साथ। मुश्ताक काक साहब
लिटिल थेस्पियन के लिए एक ड्रामा बल्कान की औरतें डायरेक्ट करने के लिए आए थे और उन्होंने वो ये ड्रामा किया था और बहुत ही अच्छे ढंग से बड़े सलीके के साथ इतना अच्छा स्कीमिंग किया था उन्होंने पूरा, जिसमें लाइट और सेट मैंने किया था, लेकिन पूरी जो स्कीमिंग पूरा जो एक डिज़ाइन है उनके साथ काम करके ये अच्छा लगा कि बहुत दिन के बाद मैंने किसी एक सीनियर डायरेक्टर के अंडर में मैंने काम किया था और वो एक यादगार पल हमारा रहा है। और उसमें कैरेक्टर को अलग ढंग से उन्होंने पेश किया था। जाहिर सी बात है कि हमारे काम करने का तरीका अलग है और उनके काम करने का तरीका कुछ अलग रहा है, तो वो तजर्बा हमारा बहुत अच्छा रहा है। फिर उसके बाद ड्रामे का सिलसिला जाहिर सी बात चलता रहा है हमारे। फिर कई ऐसे ड्रामे, फिर मैंने ब्रात्तो बासु के लिए एक के नाटक में सिनेमा और मतों के लिए मैंने एक सेट डिज़ाइन किया जो मुझे बहुत पसंद है। और ब्रात्तो बासु से याद आया कि ब्रात्तो बासु का एक प्ले मीर जाफ़र, जिसे मैं अभी दिल्ली के श्री राम सेंटर में की रिपर्टरी के लिए मैं कर रहा था, कोविड-19 की वजह से वो उसका शो रुक गया और मुझे कलकत्ता आना पड़ा। 19 मार्च को मैं वहाँ से दिल्ली से आ गया, जबकि उसका शो होना था 28 मार्च को। 19 मार्च को ही फाइनली ये ख़बर मिली कि किसी वक्त भी पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तो फिर वो रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वहाँ से 19 मार्च को यहाँ आया और पता चला 22-23 तारीख से यहाँ पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो गया है। तो उस लॉकडाउन की वजह से वो प्रोडक्शन रह गया। और ये श्री राम सेंटर के साथ काम करने का बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा मेरा, बहुत अच्छे ढंग से हमने काम किया। मैं आपके साथ एक वो शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एक रिसेंटली जो मेरा एक प्रोडक्शन रूहें के नाम से है, जिसे मैंने ख़ुद लिखा है, वो ड्रामा मेरा रेगुलर खेला जा रहा है। वो भी मेरे अच्छे ड्रामों में से है। रूहें ड्रामे के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरे कुछ पसंदीदा प्रोडक्शंस में से मेरा महबूब ड्रामा वो है जिसे मैंने किया है। रूहें का क़िस्सा कुछ इस तरह से है कि मुग़लिया पीरियड यानी औरंगज़ेब के बाद से लेकर अंग्रेज़ों की हुकूमत, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होने से पहले तक वो जो 100 साल का जो वक्फ़ा है वो बड़ा ही उथल पुथल का ज़माना है। यानी इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन सिस्टम में, सिस्टम ऑफ लाइफ में एक ऐसा उथल पुथल का ज़माना है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन था, हर कोई एक दूसरे के साथ गद्दारी कर रहा था। अलग अलग सूबा, अलग अलग रियासत, अलग अलग ये, कोई आज यहाँ अपने आप को नवाब से ख़ुद को सुल्तान कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई बादशाह का साथ दे रहा है। और बादशाहों के बीच में जो शहज़ादे थे, जो मुग़ल शहज़ादे, वो आपस में लड़ रहे थे। तो उसका एक पूरा इमेज उस रूहें ड्रामे में है। रूहें वो है कि कब्रिस्तान से रूहें बाहर निकलती हैं और वो सिर्फ़ वहाँ का जो रखवाला है उसे नज़र आता है, मुजाविर जिसे कहते हैं उसे नज़र आता है, और मुजाविर के साथ उन रूहों की बात होती है। रूहें वहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन मुजाविर उसे जाने नहीं देता है, और वो रूहें उन तमाम तकालीफ़ की बात करती हैं, उन तमाम एगोनी की बात करती हैं जो हमें उस ज़माने के हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। अब उस ज़माने की हिस्ट्री के रिफ्लेक्शन को जब हम नाटक के माध्यम से देखते हैं तो हमें वो रिफ्लेक्शन अभी आज के जो सिस्टम में है, आज का जो दौर है हमारा, उसमें साफ तौर पर हमें नज़र आता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक अजीब किस्म का रेस्टलेसनेस आया है, जो रेस्टलेसनेस अभी तक बरकरार है। मतलब चीज़ें बड़ी अजीब अजीब ढंग से हैं। हम किसी को अब ना सही कह सकते हैं, ना ही हम किसी को गलत करार दे सकते हैं। यानी एक अजीब दौर से हम गुज़र रहे हैं। हम वोट देते हैं किसी एक नेता को, और वो नेता जब कुर्सी पे बैठता है तो वो कभी भी बदल कर दूसरे दल में चला जाता है, दूसरी जगहों पे चला जाता है। तो ये एक अजीब किस्म का एक सिस्टम है हमारे यहाँ जो नहीं होना चाहिए। यानी हमने अगर किसी को वोट दिया है, किसी को हमने अगर सेलेक्ट किया है, अपना नेता माना है, तो उसकी तमाम तर खूबियों के साथ, उसके तमाम बैकग्राउंड के साथ, उसके तमाम पॉलिटिकल व्यू के साथ, उसके तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के साथ हमने उसे चुना है।
तो जब हमने उस नेता को उस पूरे सिस्टम के साथ चुना है, तो उस नेता को किसी भी लेवल पे ये हक नहीं पहुंचता है कि वो अपना रंग बदलकर किसी दूसरे रंग में शामिल हो जाए। तो ये चीज़ें, जाहिर सी बात है कि वो जो दौर था, वो जो ज़माना था, तलवारबाजी का ज़माना था, एक दूसरे को मार काट का ज़माना था। ये ज़माना वो नहीं है। ये ज़माना शायद उसी तरह का कुछ है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी के साथ दगा करते हैं या कुछ और करते हैं, या कुछ एक नई सोच जब हमारे ऊपर गलत ढंग से हावी होती है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। ये वही चीज़ें हैं। अगर ये बादशाहत का ज़माना आज भी होता, तो शायद मेरे ख़्याल में आज भी यहाँ मारकाट हो रहा होता, एक दूसरे को भाई भाई को मार रहा होता, ये हो रहा होता, जो कि पूरे डाउनफॉल ऑफ मुग़ल हिस्ट्री में जो हम देखते हैं वो करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह का काम करने का तरीका और तजुर्बा रहा है। लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक बोलता चला गया हूँ, शायद मुझे कम करना चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ, बड़े ही मतलब एक दिलजमई के साथ मुझे हक़ीर को, एक नाचीज़ को आप लोगों ने सुना। और ज़ाहिर सी बात है कि जो दिल में जो गुबार उठता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त वो निकल जाता है। तो ये शायद गुबार था जो मेरा मंच के ज़रिया, खुले मंच पे आपके सामने मैं पेश कर पाया। बहुत हैं तमाम कमेंट्स का जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबों ने देखा। मैं फिर बाद में ये देखूँगा इस वीडियो को, और आप सबके जो भी कमेंट्स हैं, जिस तरह के जो भी सवालात हैं, उसे मैं आपके कमेंट्स के साथ ज़रूर जवाब दूंगा। तो अब अज़हर आलम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।